प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आप सबको पता है कि हम लोग एनसीईआरटी की क्लास कर रहे हैं और एनसीईआरटी की क्लास को अभी हमने जो उद्देश्य बनाया है वह उद्देश्य क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रख करके और अपने सभी मित्रों को ध्यान में रख करके एनसीईआरटी की क्लास को हमने स्टार्ट कर दिया है। ये एनसीईआरटी की क्लास 12 के विषय को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कल एक टॉपिक आपको बता दिया था, जिसमें हमने चर्चा किया था आपके साथ कि एंजियोस्पर्म जो होता है, जिसे हम लोग आवृतबीजी कहते हैं, उन पौधों में पुष्प कैसे पाए जाते हैं और पुष्प का व्यवस्थित क्रम क्या होता है और पुष्प के अंग क्या होते हैं, इन सभी टॉपिक पे हमने इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा कर ली थी। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं उसके प्रथम भाग को, जिसका नाम होता है एंड्रोसियम। कारण यह है कि हमने आपसे बताया था पुष्प के 4 भाग होते हैं, जिसे आप लोग सेपेल, पेटल, एंड्रोसियम और गाइनीसियम कहते हैं। अगर हिंदी में कहें तो उसे बाह्य दल, दल और उसके बाद पुमंग और जायांग कहते हैं। तो आज हम लोग पुमंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। कारण ये है कि जैसे किसी भी चैप्टर को जो पढ़ेंगे तो उसमें 3, अगर निषेचन की बात करें, चूंकि हमें पुष्पीय पौधों में निषेचन पढ़ना है, तो निषेचन की 3 घटना होती। पहले चैप्टर में आपको बताया गया था निषेचन पूर्व घटना, ठीक, निषेचन पूर्व घटना, और उसके बाद आपका होता है निषेचन पूर्व घटना, और उसके बाद आपका होता है निषेचन और निषेचन पश्चात घटना। जब निषेचन पूर्व घटना की हम बात करेंगे, निषेचन पश्चात घटना, जब हम निषेचन पूर्व घटना की बात करेंगे, पुष्पी पादप वाला हम लोग पढ़ रहे हैं। पुष्पी पादप में लैंगिक जनन चैप्टर नंबर 2 है आपका एनसीईआरटी का, इसी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। निषेचन पूर्व घटना में 2 चीज होता है। एक तो होता है नर और मादा का जो होता है, नर और मादा का अंग यानी निषेचित अंग का विकास, ठीक, या नर और मादा के जनन अंग का डेवलपमेंट या ग्रोथ, विकास। और दूसरा होता है नर जो, या ये परागकण होगा, चूंकि ये पुष्पी पादप है तो इसमें परागकण का मादा के जायांग पर पहुंचना, यानी इसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ गैमीट। पहला होता है डेवलपमेंट ऑफ गैमीट, इसको हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ गैमीट, और दूसरे को हम लोग नाम देते हैं इसे ट्रांसफर ऑफ गैमीट। आप सब जानते हैं ट्रांसफर ऑफ गैमीट। और जब गैमीट का ट्रांसफर होगा, फीमेल के स्टिग्मा पे पहुंचेगा, तो वहां पहुंचने के बाद वह गैमीट क्या काम करेगा, पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन होगा, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करके नीचे जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, उसी फर्टिलाइजेशन को हम लोग निषेचन कहते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि नर और मादा किसका, नर और मादा गैमीट का मिलन, किसका, गैमीट का मिलन होगा। और जब मिलन होगा तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक, जाइगोट का निर्माण होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अब निषेचन के पश्चात कौन सी घटना, देखिए पौधा है, हम लोग पौधा पढ़ रहे हैं, यहाँ पे दोहरा निषेचन पाया जाता है। और निषेचन के पश्चात 2 घटनाएं होंगी। जो अन्य अंग होंगे वो तो झड़ जाएंगे, लेकिन जो अंग बचे रहेंगे, जैसे कि अंडाणु बचेगा, अंडाणु से क्या बनेगा, या ओव्यूल से क्या बन जाता है, ओव्यूल से बन जाता है सीड। और जो ओवरी होगी, जिसे हम लोग अंडाशय कहते हैं, अंडाशय से किसका निर्माण हो जाता है, तो उससे निर्माण हो जाता है फल का, या हम लोग कह सकते हैं फ्रूट का निर्माण हो सकता है। इतनी चीजें हमको पढ़नी है, ठीक है। पहला हमको पढ़ना है आज की जो टॉपिक है, इसमें से हम एक को पढ़ेंगे, नर जनन भाग के विकास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी परागकण का डेवलपमेंट हम लोग आज पढ़ने वाले, ये टॉपिक है। कल के वीडियो में हम लोग मादा जनन अंग पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद निषेचन, परागण और निषेचन और परागण एक दिन हो जाएगा, फिर निषेचन और निषेचन मतलब दोहरा निषेचन एक दिन में, फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सीड, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, और ये करते करते आपका सैटरडे तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हमने पहले से भी आपका लक्ष्य रखा था कि एक सप्ताह में लगभग एक चैप्टर को हमें फिनिश करना है, तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं, बहुत स्थिरता से चलने की जरूरत है, और ऐसे चलते चलते आप पहुंच जाएंगे। इसे आप नोट कर चुके होंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। तो पहली आज की हमारी हेडिंग होती है जो हमें पढ़ना है, वह हेडिंग हमारी कुछ इस प्रकार से है। चलिए हेडिंग डालिए, निषेचन पूर्व घटना, ठीक। और निषेचन पूर्व घटना में ए हेडिंग डाल लीजिए,
एकदम स्थिरता से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। निषेचन पूर्व घटना, ठीक है। आज 2 नवंबर है और आज हम आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। यह वीडियो 3 नवंबर को आपको टेलीग्राम पे दिया जाएगा। जो 1 नवंबर को रिकॉर्ड किया गया है वह टेलीग्राम पे आज 7 बजे तक दे दिया जाएगा। एक दिन बाद आपको टेलीग्राम पे वीडियोज मिलते रहेंगे, तो आप निश्चिंत होकर के देखिए। मुझे लगता है कि रिकॉर्डिंग क्लास में पढ़ाई अच्छी हो पाती है, तो आप अच्छे से इसे पढ़ पाएंगे तो आपको अच्छा लगे, ठीक है। निषेचन पूर्व घटना में हमें 2 चीजें पढ़नी है। पहला है डेवलपमेंट ऑफ गैमीट, यानी गैमीट का विकास, और उसमें से नर का पढ़ना है, फिर मादा का पढ़ना है। तो हम लोग इसमें पहले लिखेंगे निषेचन पूर्व मेन घटना है, इसको मध्य में हेडिंग डालिए, फिर इसके नीचे हेडिंग डालिए पुमंग, पुमंग का विकास। और पुमंग के विकास को हम लोग अब पढ़ना शुरू करेंगे, जो हमारी मेन हेडिंग होगी ए है। और दूसरी कौन सी पढ़ेंगे फिर? मादा यंग, यानी अंडाणु का विकास। और फिर उसके बाद इसका बी हिस्सा होगा, जो वो कौन सा होगा? युग्मक ट्रांसफर, ठीक। तो वो बाद में पढ़ेंगे। पुमंग के विकास की अगर हम बात करें तो हमने कल आपसे बात किया था कि एक जो फ्लावर, हमने गुड़हल को कहा था कि ऐसे जो निकला होता है उसमें ऐसे एक हिस्सा आप देखते हैं और इस हिस्से के ऊपर द्विपालित संरचना आपको दिखाई पड़ती है। याद होगा आपको। इसी द्विपालित संरचना को हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि ये जो है नर भाग होता है और इसी नर भाग से किसका निर्माण हो जाता है? अब इस नर भाग को अगर हम देखिए इसी में, और इसके बाद ये तो स्टिग्मा का हिस्सा होता था। तो ये जो नर भाग होता है इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करें तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। ए एक हिस्सा हो गया और एक हिस्सा ए हो गया और ऐसे ए हिस्से हो गए। और इसमें अगर देखेंगे ना तो ऐसे द्विपालित संरचना होती है, एक इधर से होगी और एक इधर से होगी। तो एक टोटल इसमें पहले साधारण देखें तो कितनी संरचनाएं हैं? 2 हैं। ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं एंथर, ध्यान से सुनिएगा। ऊपर वाले को क्या कहा जाता है? एंथर। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं, ठीक। ये जो एंथर होता है ये कैसा होता है? द्विपालित संरचना होती है। कितने पाली होते हैं? द्विपालित, द्विपालित संरचना है। इस द्विपालित संरचना के अंदर थीका पाया जाता है। क्या पाया जाता है? द्विपालित संरचना के अंदर थीका पाया जाता है और ये थीका इसको 2 बराबर भागों में बांट देता है। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? अब 4। क्योंकि जब 4 हो जाएगी, देखिए 2 था, जैसे ये 2 थे, अगर इसको 20 से बांट दिया जाए कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। जैसे 2 ए थे, इसको 20 से बांट दिया गया, 4 नहीं हो जाएंगे? तो जब ये 4 हो जाएंगे, ऐसे देखिए ए इधर से एक लाइन बट गई, एक लाइन इधर से बट गई। तो जब ये 4 हो गया तो इसका नाम क्या हो जाता है? टेट्राड हो जाता है। क्या हो जाता है? टेट्राड हो जाता है, या हम लोग कहते हैं पराग कोश चतुष्क। पराग कोश चतुष्क कहा जाता है। पराग कोश चतुष्क का निर्माण हो गया या टेट्राड पॉलन सैक का निर्माण हो गया। अब ये टेट्राड पॉलन सैक जो है इसी में आगे हमको पढ़ना है और एक एक चीजों को समझते हुए आगे की दिशा में बढ़ना है। इन दोनों पालित संरचनाओं को बीच में जोड़े रखने का काम कौन करता है? इन दोनों को जोड़े रखने का काम करता है कनेक्टिव टिश्यू। कौन पाया जाता है? कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, जो इन दोनों को आपस में जोड़कर रखने का कार्य करता है। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जो अभी तक हमने आपसे बताया, हमने क्या बताया कि जो पुंकेसर होता है या जो पुमंग होता है, पुमंग के अंदर पुंकेसर का विकास होता है। पुमंग में किसका विकास होगा? पुंकेसर का विकास होता है। और पुंकेसर को ही हम लोग क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन कहते हैं। या इसी को हम लोग दूसरी भाषा में, पॉलन ग्रेन को ही हम लोग दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। क्या कहा जाता है? माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। अब इस माइक्रोस्पोरोफिल का डेवलपमेंट पढ़ना है, लेकिन पहले हम इसकी संरचना को देखें। तो इसकी संरचना में नीचे फिलामेंट होता है, इसे हिंदी में तंतु कहते हैं। उसके बाद इसमें कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक होता है, जो दोनों कक्षकों को आपस में जोड़े रखने का कार्य करता है। और एंथर होता है। एंथर ही विकसित होकर के क्या बनाता है? एंथर 2 पाली संरचना होती है और यह 2 पाली में पाई जाती है। दोनों पाली 2 दिशा में होती हैं। इन दोनों दिशाओं को एक में जोड़े रखने का काम कौन करता है? जो करता है उसे हम लोग संयोजी ऊतक कहते हैं।
अब ये दो पाली संरचना क्या होता है, संयोजी ऊतक, और इसके बीच में जो थीका पाया जाता है, थीका को कहा जाता है प्रकोष्ठ, और प्रकोष्ठ के कारण ये क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं, और जब बट जाते हैं तो संख्या कितनी हो जाती है इनकी, 4 हो जाती है। जब इनकी संख्या 4 हो जाती है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परागकोश चतुष्क कहा जाता है, जो आपके सामने यहाँ पे लिखा गया। अब इसी परागकोश चतुष्क में किसका निर्माण होगा, इसी परागकोश चतुष्क से परागकण का निर्माण होगा। लेकिन कुछ ऐसी फैमिली है, फैमिली आपने क्लास 11th में पढ़ लिया था, जैसे सोलिनेसी है, मालवेसी है, पोएसी है, ग्रेमिनी है, ठीक है। तो कुछ ऐसी फैमिली है जिन फैमिली में परागकोश में सिर्फ एक पाली पाई जाती है, स्टार लगा के लिखिए। जैसे एक फैमिली है मालवेसी, मालवेसी फैमिली में, मालवेसी फैमिली के जो सदस्य होते हैं, फैमिली के जो सदस्य होते हैं, उनके पुष्प में या उनके परागकण में, उनके पुष्प के परागकोश में, पराग कोश में क्या पाया जाता है, जल्दी बताइए। उनके पुष्प के परागकोश में केवल एक पाली पाई जाती है। क्या पाई जाती है, केवल एक पाली पाई जाती है, केवल एक पाली पाई जाती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा ऐसा कुल है या कौन सी ऐसी फैमिली है जिसमें सिर्फ एक परागकोश पाया जाता है। तो आप याद रखेंगे, मालवेसी फैमिली में एक ही परागकोश पाया जाता है, यानी इसके जो सदस्य होते हैं उसमें एक चतुष्क नहीं बनता है, बल्कि कितने पराग वो होते हैं, परागकोश के पाली होती हैं, एक पाली पाई जाती है। तो इस प्रकार से इसका निर्माण हो जाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर ही किसका विकास होगा, तो इसके अंदर जो डेवलपमेंट होगा वो डेवलपमेंट होगा परागकण का। किसका डेवलपमेंट होगा, परागकण का डेवलपमेंट होगा, जो हम लोगों को पढ़ना है। अब यहीं पे परागकण बनेंगे, और जो परागकण बनेंगे वही बाहर की दिशा में निकलेंगे। कई बार परागकण आपस में चिपके रहते हैं, परागकण क्या होते हैं, आपस में चिपके रहते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर लेकर के बाहर निकलते हैं, और उस प्रकार से उनका विकास हो जाता है। परागकोश कण के डेवलपमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। एक चीज आपको और बता दें, चाहे वो परागकण हो, ठीक, चाहे परागकण हो, ठीक है, या पादप जंतु पढ़ेंगे, चाहे स्पर्म हो, ठीक, चाहे ओवा हो फीमेल में, चाहे ओव्यूल हो, ठीक, इन सभी में कैसी संरचना पाया जाता है, गुणसूत्र जो होता है इनका गुणसूत्र कैसा होता है, याद रखिएगा, गुणसूत्र हैप्लॉइड होता है, यानी अगुणित होता है। कैसा होता है, अगुणित होता है। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, हैप्लॉइड लिखते हैं। इसमें क्रोमोसोम जो होता है, यानी गुणसूत्र कैसा हो जाता है, आधा हो जाता है। गुणसूत्र कैसा हो जाता है, आधा हो जाता है। तो ये एक संरचना आ जाती है किसकी, जितने भी चीजें होती। गुणसूत्र आधा क्यों होता है, इसलिए आधा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, जिसकी वजह से गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, आधा हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि अब परागकोश में किसका निर्माण होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और इसी परागकोश से परागकण का निर्माण होगा। तो ये चीजें आपको यहां से देखने को मिलेंगी। अब परागकोश का निर्माण कैसे होगा, इसके बारे में एक डायग्राम के मार्फत हम आपको समझाएंगे। अभी डायग्राम हम आपको ड्रा कर रहे हैं, पहले मेरी बात को यहां तक सुनिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने कहा कि जो निषेचन पूर्व घटना है एक साथ याद करते चलना है, ये मतलब दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, ये आप अपने जहन में रखिए, और इसी के तथ्य के साथ आगे बढ़ना है कि हमें दोबारा नहीं पढ़ना है। डायरेक्ट प्रैक्टिस पेपर करके और उसके बाद पेपर देने जाना है और 100% स्कोर करके आना है। चाहे ये एनसीईआरटी के लिए आप पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के उद्देश्य से, या आप इसको पढ़ रहे हैं किसके, बोर्ड एग्जाम के उद्देश्य से, दोनों लोगों के लिए एक मैं बता रहा हूं कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। निषेचन पूर्व घटना की अगर हम बात करें तो हमने कहा कि इसके दो क्रम होते हैं, एक होता है युग्मक का निर्माण और युग्मक का ट्रांसफर, ठीक। यानी युग्मक के निर्माण में सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं पुमंग का निर्माण, यानी पॉलन ग्रेन कैसे बनेंगे, पुंकेसर का विकास कैसे होगा, या इसी को हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं।
हमने बताया कि जो हमारा परागकण होता है अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार का होता है। किसी में इसकी साइज छोटी होती है, किसी में इसकी साइज बड़ी होती है। जिसमें इसकी साइज छोटी होती है, बड़ी होती है, अकेले होते हैं, दुकेले होते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ज्यादातर परागकोश की संरचना एक जैसी होती है, जिसमें दो संरचना पाई जाती है, एक फिलामेंट पाया जाता है, एक एंथर पाया जाता है। चूंकि एंथर दो पालित होता है, इसलिए उसे जोड़े रखने के लिए वहां पे संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, जिसे हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इस कनेक्टिव टिश्यू का दो काम होता है। जो हमारा एंथर एक ऐसा है द्विपालित संरचना में पाया जाता है, इसके बीच में प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये रूम है, इस रूम के बीच से हम एक दीवार डाल दें तो दो कक्षक हो जाएंगे। अगर उस दीवार के बावजूद भी एक डिवाइडर बना दिया जाए तो इसी में कितने कक्षकों की संख्या हो जाएगी? 4। तो एक प्रकोष्ठ पाए जाते हैं जिससे इनके कक्षकों की संख्या 4 हो जाती है, और जब 4 हो जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? परागकोश चतुष्क कहते हैं। कुछ ऐसी फैमिली है जहां पे परागकोश का निर्माण एक ही पाली में होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं मालवेसी फैमिली के सदस्य। आपको मैं ये भी बता दिया कि परागकण हो, स्पर्म हो, चाहे ओवा हो, चाहे ओव्यूल हो, इनका निर्माण जब होता है तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। उसका कारण होता है कि यहाँ पे मियासिस होती है, यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है, और जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इनकी संख्या आधी हो जाएगी, और इससे क्या होता है? अगुणित का निर्माण होता है। और जब दो अगुणित आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? दुगुणित का निर्माण करेंगे, और वही दुगुणित आगे बढ़ करके जाइगोट बनाते हैं। वही जाइगोट आपका किसमें मदद करता है? किसी भी जीव के डेवलपमेंट में, विकास में मदद करता है। आगे आ जाइए। अब हमको जो पढ़ना है इसी टॉपिक के अंतर्गत हमको पढ़ना परागकोश का विकास और पराग सूक्ष्म बीजाणु जनन। तो हेडिंग डालिए परागकोश का विकास। क्या डालेंगे? परागकोश का विकास। दूसरी हेडिंग इसी में, या तथा आप कर लेंगे, तथा सूक्ष्म बीजाणु जनन। सूक्ष्म बीजाणु जन्म। अब इसको समझिए, परागकोश का विकास कैसे होगा? परागकोश जब विकसित होगा, पौधा एडल्ट होगा, उसमें इसका विकास होगा, तो ये विकास होकर के अब किस दिशा में बढ़ेगा? ये विकास करके बढ़ेगा आपके अगली दिशा में, और वहां से परागकण का निर्माण करना शुरू करेगा। सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि एक परागकोश है जिसका हमने सेक्शन काटा हुआ है, और जब अनुप्रस्थ काटते हैं तो हमको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक, इसकी कितनी संरचनाएं हो सकती हैं? एक पाली हो सकती है, दो पाली हो सकती है, तीन पाली हो सकती है, और चार पाली हो सकती है। इसको आप ऐसे कर दीजिए, नीचे की दिशा से जुड़ा हुआ है, और फिर नीचे वो होंगे, और इसका ऊपरी हिस्सा भी इसी प्रकार से होगा। अब इसी में इसका डेवलपमेंट होना है। इसी में किसका डेवलपमेंट होता है? इसके परागकोश का डेवलपमेंट होना है। जब इसके परागकोश का डेवलपमेंट होगा तो अब ये परागकोश के डेवलपमेंट में ही परागकण बनना शुरू होंगे। यानी हमने जब इसको काटा तो काटने के बाद हमको चार कक्षकों के रूप में ये दिखाई पड़ रहा है, और चारों कक्षक इसके कुछ इस प्रकार हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। 1, 2, 3 और 4 कक्षक इसके साथ जुड़े हुए हैं। आगे जाकर के ये पूरा निर्माण कर रहा है। अब इसका हम विकास देखेंगे तो इसका विकास जो होता है कहां से होता है? सबसे पहले मान लीजिए एक डायग्राम आप बनाए, इसी को हम लोग बड़ा करके देखने का प्रयास करें तो छोटे से बड़े की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक संरचना ऐसे आप ड्रा कर लीजिए। ये संरचना क्या हो रही है? इसका विकास हम लोग दिखा रहे हैं। ऐसे छोटी सी नॉर्मली संरचना आप थोड़ा जल्दीबाजी में कर, ठीक है, इसको देखिए ऐसे, हाँ, और थोड़ी स्थिरता से बनाएंगे तो चीजें बन जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं, बहुत आसान है। अब ये बन गया। अब इसके अंदर क्या करेंगे? आप सेल भर देंगे। ठीक है, किसी प्रकार की सेल भर देते हैं, मान लेते हैं ऐसे भर देते हैं। हमने सर्कुलर सेल से भर दिया इसको। बाद में पता चला कि इस सेल कैसी है, दो प्रकार की आपको सेल यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, एक सेल आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रही जिसे हम लोग नाम देते हैं एपिडर्मिस। क्या नाम देते हैं? एपिडर्मिस। और दूसरी सेल जो अंदर है इसी को हम लोग कहते हैं मेरिस्टमैटिक सेल। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। जो मेरिस्टमैटिक सेल होती हैं इनमें विभाजन की क्षमता होती है। आप पढ़े होंगे टिश्यू में,
जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है उसमें विभाजन की क्षमता होती है, वो बहुत तेजी के साथ विभाजित करती हैं, विभाजित करके अपनी संख्या को बढ़ाती हैं। जब ये अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए विभाजित हो रही है तो देखिए किसका निर्माण हो रहा है। अब इसी को हम आगे ले चलते हैं और एक नई संरचना का निर्माण करते हैं। अगली संरचना कुछ इस प्रकार से बनती है, बनता तो सेम है इसी प्रकार से, और ये इस प्रकार से बन करके यहां पे आती, और ये आपकी एपिडर्मिस हो गई। किसका निर्माण हो गया? एपिडर्मिस का निर्माण हो गया। एपिडर्मिस आगे बढ़ करके क्या बना रही? आर्ची स्पोरियल सेल बनाती। यहीं पे आप ऐसे एक हेक्सागोनल सेल बनाइए और उसी में ऐसे डॉट लगा दीजिए और इसका नाम आप क्या लिखेंगे? आर्ची स्पोरियल सेल। किसका निर्माण कर लेते हैं? आर्ची स्पोरियल सेल की, स्पोरियल सेल का निर्माण हो जाता है। पहला एक परिवर्तन आपको देखने को मिल गया। फिर देखेंगे आप तो इसके बीच में क्या पाया जाता है? कनेक्टिव टिश्यू, ये पूरे भरे रहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बीच में आपको एक छोटी छोटी संरचना, मान लेते हैं हम ऐसे इसको दिखा दे रहे हैं, ऐसी एक छोटी संरचना देखने को मिल जाएगी। और यही संरचना किसका निर्माण करती है? इसी संरचना से विकास हो जाता है किसका? प्रोकैम्बियल स्टैंड का। किसका निर्माण हो जाएगा? प्रोकैम्बियल स्टैंड का निर्माण हो जाता है। एक संरचना है और यहां से डेवलपमेंट हो जाता है प्रोकैम्बियल स्टैंड का। किसका डेवलपमेंट होगा? प्रोकैम्बियल स्टैंड का डेवलपमेंट हो जाता है। एक नई संरचना और आ गई, प्रोकैम्बियल स्टैंड का डेवलपमेंट हो गया। दो संरचनाओं का विकास हुआ ए से बी में। ए था और ए बी था। यहां पे हमने पहुंचते पहुंचते मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो नई संरचनाओं का निर्माण कर दिया। एक तो आर्ची स्पोरियल सेल का डेवलपमेंट हो गया और दूसरा डेवलपमेंट किसका हो गया? प्रोकैम्बियल सेल का। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी को हम लोग आगे ले चलते हैं। तो आगे जाकर के एक संरचना कुछ इस प्रकार से बदल जाती है और ये बदल करके इस प्रकार से आ जाती है। और जब ये इस प्रकार से कन्वर्ट होती है तो इसके बीच में अब क्या होगा? सबसे ऊपरी लेयर जो आपकी एपिडर्मिस है इसको आप बना लीजिए। ऊपर वाली लेयर क्या हो गई? बस परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसे ड्रा करते रहिए और आगे की दिशा में बढ़ते रहिए। ये ऊपर की लेयर है और ये क्या है? एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस का निर्माण हो गया, लेकिन एपिडर्मिस के नीचे जो आपकी ये सेल थी, कौन सी? आर्ची स्पोरियल सेल, अब ये प्राइमरी पेराइटल सेल का निर्माण करेगी। यानी आर्ची स्पोरियल सेल से 3 सेल बन जाएंगी और ये सेल विकास करके आर्ची स्पोरियल सेल पहले तो अपने बगल में विकास करेगी और फिर इसके बाद डिवीजन करके कितनी सेल का निर्माण कर देगी? 3। और जैसे ही 3 सेल का निर्माण होगा इसका नाम बदल जाता है और इसका नाम हो जाता है प्राइमरी पेराइटल सेल। क्या नाम हो जाता है? प्राइमरी पेराइटल सेल का डेवलपमेंट होगा। एक का डेवलपमेंट हुआ। आर्ची पहले तो यहां पे सभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे, उसमें से एक सेल विकसित हुई, क्या बना ली? आर्ची स्पोरियल सेल बनाई। आर्ची स्पोरियल सेल अब किसका डेवलपमेंट कर दी? प्राइमरी पेराइटल सेल का डेवलपमेंट हो गया। प्राइमरी पेराइटल सेल का डेवलपमेंट हुआ, एक कई जगह से हो गया, यहां पे भी प्राइमरी पेराइटल सेल बन गई और इस प्रकार से प्राइमरी पेराइटल सेलों की संख्या बढ़ गई। ठीक। उसके बाद जो आपका ये था प्रोकैम्बियल था, वो प्रोकैम्बियल अभी अपने सेंटर स्थान पे बना हुआ है। मान लेते हैं हमने ऐसे ऐसे बना दिया और ये प्रोकैम्बियल था, हम अपने जानने के लिए बना रहे हैं खाली। ठीक है, तो प्रोकैम्बियल ऐसे आप ड्रा कर लीजिए, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया। एक इसमें आ गया प्रोकैम्बियल में, प्रोकैम्बियल सेल का डेवलपमेंट हो गया। कितने सेल का डेवलपमेंट हो गया? 3 सेल का डेवलपमेंट हो गया, प्राइमरी और प्रोकैम्बियल सेल का। प्रोकैम्बियल सेल के साथ ही साथ हम देख रहे हैं तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का निर्माण हो गया। कहां पे? इसी के बीच में प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का निर्माण हो गया। किसका? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का निर्माण होगा। किसमें? फिर से देखिएगा, हमने कहा पहले इसकी संरचना सर्कुलर थी, उस संरचना में ऊपर एपिडर्मिस था, इसके नीचे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीजन की क्षमता होती जिससे ये अपनी एक सेल को आर्ची स्पोरियल सेल में कन्वर्ट कर दिया। यही फिर आगे विकसित होकर के आर्ची स्पोरियल सेल किसका निर्माण कर दिया? आर्ची स्पोरियल सेल से प्राइमरी पेराइटल सेल का निर्माण हो गया। प्राइमरी पेराइटल सेल और जो यहाँ पे प्रोकैम्बियल स्टैंड बना था, वही प्रोकैम्बियल स्टैंड के अंदर
प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का निर्माण हो गया। आपको साइन मिलने लगी किसकी? पॉलन ग्रेन की। अब हम आगे बढ़ जाएंगे और इसी संरचना को इस तरफ ले आते हैं। इसके बाद थर्ड तक की हमारी संरचना बन गई। फोर्थ नंबर की संरचना क्या होगी, इसको हम लोग यहां पर लाते हैं, जिसे हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं। तो फोर्थ संरचना हमारे पास कुछ इस प्रकार से आएगी, जिसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे। ये थोड़ा सा आपका, एक सेकेंड, फोर्थ नंबर की संरचना को हम ऊपर ले चलें और ऊपर ले चलेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी संरचना आएगी। एक डंबल यहां बना दीजिए, दूसरा डंबल यहां बना दीजिए, और इस डंबल से जो जगह बनेगी उसे से निकाल करके यहां पे बना दीजिए। अब ये जो संरचना आपकी बन गई, ये संरचना किसकी बन गई? तो आपके पास जो संरचना है, एक पराग कोष की संरचना है। किसकी संरचना? पराग कोष की। और इस संरचना में कितनी संरचना होंगी? यहाँ पे देखिए एक 4 संरचनाएं हो गई। यहाँ पे एक कक्षक यहां हो गया, एक कक्षक यहां पे हो गए, 2, 3 और एक 4। एक किसका निर्माण कर ली? पराग कोष का निर्माण हो गया। और इसके बीच में जो ग्रुप बन रहे हैं, इसी ग्रुप को हम लोग क्या कह देंगे? स्टोमियम कहा जाता है। किसका निर्माण हो गया? स्टोमियम का निर्माण हो गया, जो कि बीच में आ गए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जब इसको हम डिटेल में ले चलेंगे, चूंकि हमें डिटेल में निकालना है, अब इसका एक हिस्सा हम काटेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे, जहां पे एक आपको अच्छी लाइन मिलेगी जो आपको जानना है। सूक्ष्म जीव का विकास हो चुका है, हम थोड़ा सा इसको और बड़ा करेंगे और इसके एक एक लेयर को देखने का प्रयास करेंगे। अगर हम एक लेयर को यहाँ पे ड्रा करें तो इसकी लेयर कुछ इस प्रकार से होगी। इसको हम ड्रा कर रहे हैं, ये ऐसे कुछ जाएगा, ऐसे मान लीजिए बना हुआ है। तो इसकी जो ऊपर की लेयर, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चूंकि यहीं पे काम की चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो जब इसको हम ऐसे ड्रा करते जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे मान लीजिए, तो ये आपका कौन सा हिस्सा होगा? स्ट्रोमियम का। स्ट्रोमियम का हिस्सा हो गया, ठीक, स्ट्रोमियम का हिस्सा होगा। अब इसके नीचे चले जाइए, तो इसके नीचे आपको जो, पहले तो रिंग बना लीजिए, क्या पाए जाएंगे? आपको एक रिंग बनाइए, ये वाली जो रिंग बनी है, इस रिंग को हमने बना दिया। इस रिंग को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें रिंग में कितनी सेल है? 4 सेल होंगी। तो पहली लाइन को आप ऐसे ड्रा करिए इसको, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक लाइन आपकी ड्रा हो गई। हम इसको कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आप भी हमारे साथ करते रहिए। तो ये आपका हो गया पहली रिंग आपने देख ली कि एक रिंग है। इसके अंदर भी एक रिंग पाई जाएगी, जिसे आप कुछ इस प्रकार से ड्रा करिए ताकि समझ में आए कि रिंग बनाए हैं आप, ठीक। कितनी लेयर हो गई? 2 लेयर। बस एक सेकेंड, हाँ, ये हो गई, कितनी लेयर हो गई? 2 लेयर हो गई। इस लेयर के बाद एक लेयर और पाई जाती है, जो लेयर कुछ ऐसे आप दिखाइए, ऐसे ऐसे, ठीक। जब आप ऐसे ऐसे दिखाएंगे, इनको थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाइए, तो इसकी लेयर कुछ इस प्रकार से बनेगी और ऐसे ये जाकर के निर्मित हो गई। इसको और बड़ा बनाना चाहिए था, चलिए। और ये ऐसी लेयर बन गई। ऐसी लेयर के बीच में क्या होगा कि आपका एक एक न्यूक्लियस पाया जाएगा। अब इसके बाद जो अंदर की संरचना बच रही है, इस संरचना को ऐसे बहुत सारी छोटे छोटे लाइन से भर दीजिए, ठीक है। जितना छोटी लाइन से भर सकते हैं इसको भर दीजिए। अब इसके बीच में अगर देखेंगे तो इसके बीच में एक लाइन और पाई जाती है, जो लाइन इसको एकदम अटैच की हुई। इधर तो बहुत सारे सेक्शन हो जाएंगे, लेकिन इधर अगर देखेंगे तो एक लाइन इसको अटैच की रहती है, ऐसे बड़ी बड़ी लाइन होती है। थोड़ा सा बड़ा बन गया है और ऐसे लाइन से ये अटैच हुआ है, ठीक। और इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे इसके ऊतक हैं जो यहाँ से कनेक्टिव टिश्यू वाले भरे हुए हैं। अब इसकी लेबलिंग करना शुरू करिए। यही आपको याद रखना है, ये डायग्राम आपको बनाना होगा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है, एनसीईआरटी जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ऊपर वाली लाइन को आप क्या लिखते हैं? एपिडर्मिस। मुझे लगता है इस तरफ आपको इस स्पेस में दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। हाँ जी हाँ, मुझे ये बात की संख्या थी। तो इस तरफ अब आप इसको लिखेंगे, तो यहां पे आप लिखेंगे एपिडर्मिस। क्या लिखेंगे? एपिडर्मिस। इसके बाद वाली दूसरी लाइन जो आपको दिखाई पड़ रही, उसका नाम क्या लिखेंगे? दूसरी लाइन को लिखेंगे एंडोथीसियम। क्या लिखेंगे?
एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के बाद जो अगला लाइन लिखेंगे उसके बाद यहां पे आपको जो मिलेंगी ये दो लाइन एंडोथीसियम, और एंडोथीसियम के बाद इस लाइन को और इस वाली लाइन को जब लिखेंगे तो इससे इन दोनों लाइन को मिडिल लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मिडिल लेयर। तो आप लिखेंगे मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। और इसके जस्ट नीचे ये जो फूली हुई संरचना से आप बना रहे थे उसके नीचे एक बड़ी बड़ी संरचना नहीं जिसके बीच में बिंदी भरी हुई थी, तो जो फूली हुई संरचना थी उसको आपने क्या लिखना है? टेपिटम लिखना। क्या लिखना है? टेपिटम लिखना है। ये देखिए ये वाली जो अंदर जिसमें लाल लाल बिंदी है उसी को नाम क्या है? टेपिटम। और उसके नीचे आपको माइक्रोस्पोर सेल दिखाई पड़ रही, तो उसे आप माइक्रोस्पोर सेल लिख लीजिए, चाहे माइक्रोस्पोर मदर सेल लिख लीजिए। माइक्रोस्पोर मदर सेल पूरा लिखते हैं, माइक्रोस्पोर मदर और सेल का निर्माण हो गया। इस प्रकार से इन कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है और यही कोशिकाएं बाद में विकसित होकर के किसका निर्माण कर लेती? माइक्रोस्पोर मदर सेल बाद में विभाजित करके किसका निर्माण कर लेगा? पॉलन ग्रेन का। किसका? पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट कर लेता है। इसी में मियासिस होगी और पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। आपसे जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है सबसे ज्यादा, जो बोर्ड वाले बच्चे देख रहे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो टेपिटम पूछा जाता है। टेपिटम क्या होता है? आपसे पूछा जाता है टेपिटम क्या होता है, टेपिटम के बारे में आप डिटेल में बताइए। तो टेपिटम आपको बताना। टेपिटम लिखिए। टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं ये बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं, अंतःसूत्री विभाजन द्वारा बहुगुणित होती हैं और बाद में नष्ट होकर के किसको? जो परागकोश है उसे या माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसे पोषक तत्व देने का काम करती हैं। लिखिए टेपिटम की कोशिकाएं बड़ी, टेपिटम या इसकी कोशिकाएं कैसी होंगी? कोशिकाएं आप लिखते रहिए, कोशिकाएं बड़ी होंगी, ठीक है, लंबी होंगी, बड़ी होंगी, लंबी होंगी और क्या होंगी? अंतःसूत्री विभाजन करती हैं। क्या करेंगी? अंतःसूत्री विभाजन करती हैं और विभाजन कर करके किसका निर्माण करती हैं? ज्यादा कोशिकाओं का निर्माण करेंगे और बहुगुणित होती हैं। कैसे होती हैं? बहुगुणित होती हैं और बाद में ये क्या करती हैं? परागकण या पॉलन ग्रेन को या माइक्रोस्पोर मदर सेल को क्या काम करती हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल को पोषक तत्व प्रदान करने का कार्य करती हैं। पोषक तत्व प्रदान करने का कार्य करती हैं। कौन? टेपिटम की मेम्ब्रेन। 2 नंबर का क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है, मान चलिए आपसे पूछा जाता है या पोषक तत्व प्रदान करने का कार्य करती है। अब जो तो आपके स्पोर मदर सेल हैं यही स्पोर मदर सेल क्या करेंगे? विकसित होंगी और विकसित होकर के स्पोर मदर सेल किसका निर्माण करेंगी? इसी में होगा अर्धसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन करके एक किसका निर्माण कर लेती हैं? परागकण का यानी पॉलन ग्रेन का निर्माण कर लेती। आपको भी इतना ही लिखना है, जैसे पूछा जाएगा पहले उसके बारे में बताना, फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे, फिर लिख देंगे दो मात्र जो ये मात्र कोशिकाएं हैं या स्पोर मदर सेल हैं, ये स्पोर मदर सेल विकसित होंगी, अर्धसूत्री विभाजन करेंगे और सूत्री विभाजन करने के बाद किसका निर्माण कर लेती हैं? अर्धसूत्री विभाजन के बाद निर्माण कर लेती हैं परागकण का या पॉलन ग्रेन का। आपके लिए इतना ही अभी आवश्यक है। बाकी जो हमारे एनसीईआरटी वाले मित्र हैं जिन्हें एनसीईआरटी की आवश्यकता, जैसे उसमें कई बार आपसे पूछा जाता है कि किस प्रकार के चतुष्क बनते हैं, जैसे आपको हम कुछ उदाहरण दें। कुछ ऐसे चतुष्क बनते हैं जो टी के आकार के पाए जाते हैं। कैसे होते हैं? टी के आकार के पाए जाते हैं कुछ पौधों में एक क्रासित होते हैं, बीच में से कटे होते हैं, चतुष्क होते हैं। कुछ में कैसे होते हैं? लीनियर शेप में पाए जाते हैं। कुछ में कैसे होते हैं जैसे कि 5 के आकार में पाए जाते हैं, 4 से ज्यादा 5 में पाए जाते हैं। कहीं कहीं पे एक क्या बना लेते हैं? कैलोट्रोपिस यानी मदार में क्या बना लेते हैं? जल्दी बताइए। कुछ पौधों में मदार और आर्किड में ये सब मिल करके एक गुच्छा बना लेते हैं जिसे परागपिंड कहते हैं, जो आपको याद रखना है, जो बोर्ड वाले बच्चों को भी याद रखना है। कौन सा? कि मदार को क्या कहते हैं? कैलोट्रोपिस कहते हैं। सभी लोग नोट करिए, मदार को क्या कहते हैं? कैलोट्रोपिस कहते हैं। मदार को कैलोट्रोपिस, मदार को क्या कहते हैं? कैलोट्रोपिस कहते हैं। तो मदार जो है कैलोट्रोपिस में तथा किसमें? आर्किड में, तथा
तथा आर्किड में जो परागकोश होता है, परागकोश किसका निर्माण कर लेता है? मदार, कैलोट्रोपिस तथा आर्किड में परागकोश जो होता है किसका निर्माण करता है? पराग पिंड का निर्माण करता है। सूक्ष्म बीजाणु सभी मिल करके, सभी सूक्ष्म बीजाणु मिलकर के किसका निर्माण कर लेते हैं? पराग पिंड का निर्माण कर लेते हैं। याद रखिएगा, पराग पिंड क्या होते हैं? पराग पिंड का निर्माण कर लेते हैं। ठीक, पराग पिंड का निर्माण कर लेते हैं। बाकी इसके अलावा अब आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतने में आपका काम हो जाएगा। अब परिपक्व जब हो गया, परागकोश जब परिपक्व हो गया तो इसका विस्फोटन होगा, यानी फटेगा, और पराग नलिका फट करके बाहर की दिशा में फैल जाएगा। तो जब ये फैलेगा तो एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचेगा, तो इसके ऊपर 2 लेयर पाई जाती हैं। उन्हीं लेयर को आपको पढ़ना है। जैसे परागकोश जब बन जाएगा तो उसमें कितनी लेयर होंगी? 2। और उन्हीं दोनों लेयर के बारे में आपको क्या करना है? जानना है। पहली लेयर जो होती है परागकोश की, उसको क्या कहते हैं? एक्जाइन मेम्ब्रेन कहते हैं या बाह्य चोल कहते हैं। और जो अंदर की होती है उसे क्या कहते हैं? एंटाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। सपोज करते हैं कि एक परागकोश है और इस परागकोश के ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसका नाम होता है एक्साइन मेम्ब्रेन, या इसी को हम लोग बाह्य चोल कहते हैं। क्या कहा जाता है? बाह्य चोल। पूछा जाता है 1 नंबर में किसका बना होता है। ठीक है, और ये अंदर की होती है एंटाइन मेम्ब्रेन कहलाता है। और एंटाइन मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? अंतःचोल कहते हैं। ठीक है, अंतःचोल कहते हैं। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। जो बाह्य चोल होता है, यह बाह्य चोल किसका बना होता है? आपसे पूछा जाता है। बाह्य चोल जो है ये बना होता है आपका स्पोरोपॉलिनिन की। किसके बना होता है? बाह्य चोल स्पोरोपॉलिनिन का बना होता है। याद रखना, स्पोरोपॉलिनिन का बना होता है। और जो स्पोरोपॉलिनिन का बना हुआ तत्व होता है ये बहुत हार्ड होता है। इसे तापमान से, ठीक है, प्रेशर से, दबाव से इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। और ये जो है क्या करता है? आवरण छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें अच्छा ठीक, तो ये स्पोरोपॉलिनिन का बना होता है, कठोर आवरण होता है और ये आसानी से टूटता नहीं है। ठीक है, उच्च क्षय रोगी होगा और इसमें फिनाइल बहुलक पाए जाते हैं। किसका बना होता है? फिनाइल बहुलक पाए जाते हैं। फिनाइल बहुलक पाए जाते हैं। ठीक है, ये फिनाइल बहुलक पाए जाते हैं और बहुत मजबूत होता है, आसानी से डिकम्पोज नहीं होता, आसानी से टूटता नहीं है और लाखों वर्षों तक किसी भी परागकण को सुरक्षित रखने में ये सहायक होता है। यही कारण है कि जीवाश्म विज्ञान में परागकण को, अगर हम जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो जीवाश्म विज्ञान में हम परागकोश से नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। जीवाश्म विज्ञान में परागकोश की सहायता से हम नए पौधे का निर्माण अगर कर सकें तो ये अच्छा होगा। लेकिन कारण एक फंस जाता है कि जब इसके हम फीमेल पार्ट को ढूंढते हैं तो मिल नहीं पाता है, तो फर्टिलाइजेशन करा के फिर भी विषय को हम रख सकते हैं जर्मिनल सेल के रूप में, हम इसको अध्ययन के रूप में यूज करते हैं। ठीक, अब जो परागकोश होता है, बाह्य चोल होता है, इसमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? बहुत से छिद्र पाए जाते हैं। जो बाहर का ऊपर वाला है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और इन्हीं छोटे छोटे छिद्रों को जनन छिद्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? जनन छिद्र कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग कहां पहुंच जाएंगे? नंबर 2 पे। और दूसरा कौन होगा? हमारा अंतःचोल होगा। जो अंतःचोल होता है ये किसका बना होता है? अंतःचोल जो बना होता है ये बना होता है पेक्टोसेलुलोज का। किसका बना होता है? पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। कौन? अंतःचोल। अंतःचोल किसका बना है? पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। और ये इसमें 2 स्तर की कोशिकाएं तथा केंद्र पाए जाते हैं। परागकोश गोल और अंडाकार आकृतियों में पाए जाते हैं, बाह्य चोल इसकी। ठीक, अब ये नीचे की परत है और ये इसका विकास करते हैं। ठीक, परागकोश धीरे धीरे क्या करता है? पराग नली बनाता है। यही परागकोश अंदर की तरफ से पहले विकसित होगा, अंदर वाला विकसित होगा, मान लेते हैं अंदर वाला है, और ये जर्मिनल सेल के रूप में बढ़ने लगा तो इसके ऊपर बाह्य चोल भी आ जाएगा। और ये जो पराग नली बनती है यही नली जाकर के किससे घुसती है? स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए कहां तक पहुंच जाती? अंत तक पहुंच जाती है और जाकर के
किसका निर्माण करती? फर्टिलाइजेशन में मदद करती। तो पराग नलिका की खोज आपसे पूछा जाता है, पराग नलिका की खोज, पराग नलिका की जो खोज है की खोज किसने किया था? पराग नलिका की खोज किसने किया था? तो आप बताएंगे पराग नलिका की खोज जीबी एमिस ने किया था। किसने किया था? जीबी एमिस, जीबी एमसी ने किया था। पराग नलिका की खोज किसने किया था? जीबी एमसी ने किया था। और कब की घटना है? 1824 में। 1824 में जीबी एमसी ने पराग नलिका की खोज कर दी थी। अब इसके अलावा कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपको इससे संबंधित अगर पूछा जाए तो आप ना कर पाए। मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं कोई जटिलता है, कोई समस्या है, कोई तकलीफ है। अगर आप इसे स्थिरता पूर्वक पढ़ेंगे, सुने होंगे ध्यान से, और जितनी पॉइंट यहाँ लिखी गई होगी इसे नोट करेंगे, तो आपके सभी प्रश्न हो जाएंगे, चाहे वो 5 नंबर के हों, चाहे 3 नंबर के हों, चाहे वो आपके 2 नंबर के, चाहे 1 नंबर के। तो कोई भी प्रश्न इसके बाहर नहीं पूछा जाएगा, ऐसा हमें भरोसा है और विश्वास है। तो आप इसको रिवीजन करते रहिए। अगली कड़ी के लिए आप जुड़िए, अपने मित्रों को जोड़िए, जहां तक हो सके ज्यादातर लोगों को जोड़ते रहिए। कल हम लोग पढ़ेंगे जायांग और जायांग के विकास के बारे में, कैसे ओव्यूल बनता है, ओव्यूल की संरचना क्या होती है, ओव्यूल के प्रकार क्या होते हैं, सब कुछ कल हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आप जानते हैं 6 प्रकार के ओव्यूल पाए जाते हैं। एक को आप लोग कहते हैं आर्थोट्रोपस, हेमीट्रोपस, एम्फीट्रोपस, ठीक है, एनाट्रोपस और कैमिलोट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस। तो कल हम लोग ओव्यूल के बारे में भी पढ़ेंगे। ओव्यूल का विकास कैसे होगा ये भी पढ़ेंगे। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी क्या होती है ये भी पढ़ेंगे। और कैसे इन्हें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि अलग अलग ओव्यूल को कैसे आइडेंटिफाई करें ये भी पढ़ेंगे। मादा युग्मक का विकास कैसे होता है यह भी पढ़ेंगे। ये बड़ी टॉपिक है थोड़ी सी, और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लगभग 35 से 40 मिनट की एक टॉपिक होगी, और इससे जब मादा डेवलपमेंट हो जाएगा तब हम लोग बेहतरीन टॉपिक में पहुंच जाएंगे, जहां पे जिसका नाम होता है परागण। तब ये खत्म होगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन होगा, परागण पढ़ेंगे। परागण के तदुपरांत जैसे परागण खत्म होगा, फर्टिलाइजेशन और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी आसान है, सरल है, बस आपको थोड़ा सा जुट करके इसको करने की आवश्यकता है। अपने मित्रों को भी जोड़ते रहिए, जुड़ते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय।